गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 90 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने सारी वीडियो देख भी ली होंगी और रिवीजन भी किया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोर्स हमारा बड़े आराम से चलता जा रहा है, धीरे धीरे करके चलता जा रहा है। लेकिन वही कंडीशन आती है कि जब धीरे धीरे करके चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो उनका ढेर लग जाएगा। और अगर आपने कंटिन्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो 90 वीडियो देखना मामूली खेल नहीं है ना। तो इनको रेगुलरिटी में लाइए और उसी हिसाब से ये काम होंगे। अब हम जो 11वीं विविध कर रहे हैं, तो 11वीं विविध का मैंने 10वें के बाद 12वां क्वेश्चन इसीलिए कराया था कि वहाँ टाइमिंग की कमी थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का जो पैटर्न है वो हमने 11.2 में किया था। तो लास्ट वाले क्वेश्चन थे, 9वां और 10वां क्वेश्चन था, उनके अंदर यही पैटर्न आ रहा था। तो क्या कंडीशन है कि समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। तो 3 शीर्ष दिए हुए हैं हमें, -1 और 0 है, पहला बिंदु है। फिर दूसरा बिंदु है 1 और 3, तो 1 और 3 हो गया। फिर तीसरा बिंदु है 3 और 2, तो ये 3 और 2 हो गया। ये स्थिति बन गई। अब इन तीनों शीर्षों से, है ना, तीनों शीर्षों से पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, तब हमें ये पता चलेगा। अब देखिए, डिटेल में बता चुका हूँ सारी, है ना। 11.2 अगर आपने अब भी ज्वाइन किया है, आपको नहीं पता है कि भाई क्या सिस्टम था, तो 11.2 के वीडियो देखिएगा। 11.2 के वीडियो में आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल मैंने बताई थी। तो जब हम इसके लिए काम करते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है कि हम पहले बनाते हैं इसके लिए बिंदु के जो डायग्राम है उसके अनुसार। -1 और 0 का मतलब एक्स अक्ष पे -1 मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 और 3, और वाई अक्ष पे भी 3 है, तो 1, 2 और 3 इस तरह से ले लिया। आप थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, वो अपनी समझ के ऊपर है। -1 और 0 आया, तो -1 और 0 का जो बिंदु है, मान लीजिए इसको हम ए बिंदु बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो -1 यहाँ पर आ गया, है ना। फिर -1 और 0 हुआ। 1 और 3 का मतलब एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 3, तो बिंदु यहाँ पहुँच गया, ये बिंदु बी है। फिर उसके बाद में बिंदु सी आया। सी बिंदु है 3 और 2, तो एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष एक्स अक्ष पे 3 आ गया, वाई अक्ष पे 2 आ गया, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने लगभग इस जगह पे ले लिया, बन गए। इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया, तीनों बिंदु कंप्लीट, ये बिंदु सी हो गया। अब देखिए, लगभग चित्र वैसा ही बन गया जैसा उस सवाल में था, है ना, इसी टाइप का है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, वो डिटेल हमारे पास सारी हैं कि यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, इस जगह पर एक परपेंडिकुलर आता है और वो इस जगह पर टकराता है, तो ये पॉइंट है 1 यहाँ से लंब ले लिया और ये है नंबर 3 पे, सही है। और जब इस रेखा की बात हुई, ये बिंदु ए है, जब हम ए बी रेखा की बात कर रहे हैं तो इसका क्षेत्र नीचे तक जा रहा है ना। वो पूरा डायग्राम मैंने उसमें आपको समझाया था कि ये पूरा क्षेत्र जा रहा है अनंत तक। इसी तरीके से जब BC की बात कर रहे हैं, ये BC रेखा जो आ रही है, इसका क्षेत्र ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो 15वीं प्रश्नावली में आपने देख रखा है इस चीज़ को। तो ये कंडीशन जब आती है तो ये क्षेत्र भी नीचे तक जा रहा है ना, ये क्षेत्र भी नीचे। अब त्रिभुज तो कवर हो चुका है, इधर का क्षेत्र आ गया, इधर का क्षेत्र आ गया, त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकल गया, पूरा क्षेत्र कवर हो गया। लेकिन ये जो नीचे का पार्ट था, ये जो इसके नीचे का है, अनंत तक जा रहा है, उस क्षेत्र को कैसे हटाएंगे, तो हम AC को उसमें से घटा देते हैं। मतलब क्या काम करना पड़ेगा, AB + BC और -AC, है ना। तो डिटेल हम बता ही चुके हैं इन सब के बारे में आपको, तो डिटेल आपको याद आ भी गई होगी, है ना। तो उसको ज़रूर देखिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में वो सारी बातें बताई हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को अगर मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ तो वो टाइम वेस्ट है, कोई लेना देना नहीं उस बात का। एक ही चीज़ को हम दो बार रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। अब क्या स्थिति आती है, देखिए, पहला बिंदु ये वाला आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB रेखा का समीकरण। जब हम AB रेखा का समीकरण लेते हैं तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण हमें चाहिए होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं AB रेखा का समीकरण। अब AB रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होगा, तो y - y1, y2 - y1, x2 - x1 और x - x1, ये हो गया। अब पहला बिंदु है ये वाला, तो a, 0 हो गया, वो -1, 0 हो गया, और b की जगह पर 1 और 3 है, c की जगह पर 3 और 2 है। तो ये वाला तो बन गया x1 y1 और ये वाला बन गया x2 y2। अब y - y1 की जगह पे 0 है,
फिर y2 माइनस y1, y2 की जगह पर 3 है, y1 की जगह पर 0 है, x2 माइनस x1 है, x2 की जगह पर 1 है और x1 की जगह पर -1 है। तो -1 और इसका माइनस +1 हो गया। फिर x माइनस x1, तो x माइनस तो फार्मूले में है और -1 यहाँ पे आ रहा है तो +1 हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो y बराबर 3/2 और x + 1, ये आ जाता है नंबर 1। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब क्या कंडीशन आती है, जब दोनों को, ये वाला जैसे इन दोनों बिंदुओं को लिया तो इससे एक रेखा बन गई। अब हम निकाल लेते हैं BC रेखा का समीकरण। देखिए नेक्स्ट में यहीं पर साइड में लिख देते हैं इसको कि BC रेखा का समीकरण क्या होगा। BC रेखा का समीकरण, फिर वही कंडीशन आ रही है कि भाई दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा ही तो है ये भी, है ना। दो बिंदु यहाँ पर आ रहे हैं, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा आ रही है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा जब लेते हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये मान रख दिया। अब इसमें वैल्यू रखिए। अब B है पहला बिंदु तो इसको x1 y1 ले लेंगे और C है दूसरा बिंदु तो इसको x2 और y2 ले लेंगे, ये मान रख देते हैं। तो y माइनस y1 की जगह पर 3 आ रहा है, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3 हो गया, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 हो गया और x माइनस x1 की जगह पर 1 हो गया। तो y माइनस 3 यहाँ से आ गया -1/2 प्लस का 2 और x माइनस 1। ठीक है, इस 3 को उधर भेज दें तो y बराबर -1/2 x माइनस 1 और +3। बस ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। और अगर आप सॉल्व करते भी हैं तो ये -1/2 अंदर जाएगा तो ये तो हो गया -x/2, ये इधर गया प्लस का 1/2 हो जाएगा, है ना। -1/2 1 से गुणा हो रहा है तो प्लस का 1/2 हो गया और प्लस का 1/2 और 3 मतलब 3.5 हो गया। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2, ये बन गया नंबर 2। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद आ जाइए AC पर। तो तीसरी रेखा हमारे पास आती है कि AC रेखा का समीकरण, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इसमें हम यहाँ ले लेते हैं कि AC रेखा का समीकरण, जब AC रेखा का समीकरण लेते हैं तो फिर वही कंडीशन कि जब A नाम पहले आ रहा है तो x1 y1 बनेगा और C नाम बाद में आ रहा है तो x2 y2 बनेगा, है ना। तो फॉर्मूला तो वही है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस मान को रख दिया तो y माइनस y1 की जगह पर क्या चल रहा है 0, फिर बराबर y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 3 माइनस तो यहाँ पर और -1 यहाँ पर तो ये आ जाएगा प्लस का 1, फिर x माइनस x1 की जगह पर -1 तो ये +1 हो जाएगा। अब आ जाता है y बराबर 2/4 और x + 1, इसको काट दिया तो y बराबर 1/2 और x + 1। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और ये बन जाता है समीकरण नंबर 3। देखिए अब तो समीकरण नंबर 1 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया, तीनों मान हमने निकाल लिए। अब इन तीनों मानों को हम कहाँ सेट करेंगे, इसके अंदर। तरीका मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि AB का क्षेत्र ये नीचे तक जाएगा, BC का क्षेत्र इस नीचे तक जाएगा, AC का जो क्षेत्र है वो नीचे जाएगा, सब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये कट जाएगा सारा, है ना, ऊपर वाला बच जाएगा। तो जो क्षेत्र हमारे पास तैयार हुआ वो जो रेखांकित क्षेत्र है ना, वो ये वाला रेखांकित क्षेत्र आ रहा है, सही है, ये क्षेत्र हमारे पास आता है। अब जब ये क्षेत्र आता है तो इसी का तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम क्या काम कर लेंगे इस चीज़ को, अब आप देख लो अपने हिसाब से, है ना। तो अब हालांकि मैं पूरा कर रहा हूँ इसको, लेकिन थोड़ा सा एक काम किया करिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि केवल मेरे भरोसे नहीं रहना है कि भाई जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी आप करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये काम हम कर सकते हैं, अब हमको आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वीडियो को पॉज करिए,
सवाल को खुद करने की कोशिश करिए, और जब वो कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद उसको फास्ट रिवाइंड करके और फिर आगे बढ़ा लीजिए। तरीका देखिए, आंसर मैच करिए, अगर सब कुछ सही है तो फिर ठीक है ना, तो उससे आपकी भी प्रैक्टिस होती है। और विविध के लिए मैंने पहले भी आपको ये बोला था कि विविध क्या है, विविध एक प्रश्नावली नहीं है, बताई थी ये बात आपको कि विविध कोई नई प्रश्नावली नहीं है। विविध क्या है, पुरानी जो आपने पढ़ा हुआ है, जो हम चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं उसी का एक रिवीजन होता है। तो अगर इस विविध को आप खुद कर लेते हैं तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है, है ना। इसका मीन्स ये हो जाता है कि आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। और कहीं अटक जाते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ सारी बातें। अब देखिए, अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालते समय हमें क्या करना है भाई, कोई 3 वैल्यूज़ लेनी है। वैल्यूज़ मैं आपको बता ही चुका कि हम यहाँ से और यहाँ तक, मतलब इस रेखा का क्षेत्र ले रहे हैं। तो ये जो रेखा है ए बी रेखा, ये -1 से और +1 तक चल रही है। तो -1 से और +1 तक चल रही है ये जो क्षेत्र है, -1 से +1 तक चलती है। तो इसका मीन्स क्या हो रहा है, रेखा y dx, फिर प्लस करना है। अब जो दूसरी रेखा है BC रेखा है वो +1 से और 3 तक जा रही है, तो +1 से 3 तक ये भी y dx है। फिर माइनस कर देना है, कौन सी रेखा को, इस वाली रेखा को, AC रेखा को माइनस करना है। ये चल रहा है -1 से लेकर +3 तक, तो -1 से लेकर +3 तक y dx। अब इन रेखाओं के नाम लिखिए, कौन कौन सी रेखाएं हैं, जैसे AB रेखा, BC रेखा और AC रेखा। तो ये तो है AB, ये AB रेखा हो गई, ये BC रेखा हो गई और ये AC रेखा हो गई, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद आ जाता है ये कंडीशन कि अगर हम y का मान रखते हैं AB में, ये वाला, तो यहाँ से y का मान, अब देखिए 3/2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये 3/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। तो ये 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, -1 से +1 आ गया, और x +1, तो यहाँ पर आ गया x +1 dx हो गया। फिर प्लस -1 से और 3 तक, ये +1 से 3 तक जा रहा है, इसमें है ये वाला पार्ट, तो -x/2 और +7/2, ये 2 पार्ट आ रहे हैं। फिर -1 से 3 है। अब 1, ये जो AC रेखा है, AC रेखा का समीकरण ये वाला आ रहा है, इसमें 1/2 आ रहा है, इस 1/2 को बाहर कर देते हैं और यहाँ पर हो गया x +1 और dx हो गया, ठीक है। A 3/2, अब जब इसको हल करते हैं तो यहाँ से x²/2 और प्लस x आएगा, -1 से 1 आता है, प्लस -x/2, तो x/2 वैसे तो देखिए दोनों में आ रहा है, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, तो इसको हम लिख देते हैं -x², है ना, x²/4 आ जाएगा, तो सीधा ही लिख देते हैं, चलो उसको x²/4 इसका, ठीक है। x²/2 होगा तो 1/2 पहले से ही है, x²/4 आ जाएगा और प्लस 7/2x हो जाएगा। ये -1 से और 3 तक हो गया, सही है यहाँ तक। फिर इधर आ जाइए, माइनस, अब इसके लिए काम करते हैं, तो 1/2 तो पहले से ही बाहर है और x का हो जाएगा x²/2 और प्लस x हो जाएगा, और ये कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो जाती है इंटीग्रेशन की। ओके, अब क्या करना है, अब आप इसमें लिमिट्स रखेंगे, लिमिट्स रख के सॉल्व करेंगे, बस वही आंसर होगा। तो मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं इसको हम, इसको देखिए 3/2 तो बाहर है ही, है ना। अब क्या कर लेंगे, जब 3/2 बाहर है तो पहले उच्च सीमा रख दी, तो यहाँ पर उच्च सीमा रखेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2, है ना, और प्लस 1, 1/2 और प्लस 1, क्या मीन्स बना, 1/2 और प्लस 1, 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2, तो जो उच्च सीमा आ रही है उसमें आ गया 3/2 माइनस। अब निम्न सीमा रखते हैं, तो यहाँ पर 1/2 रहेगा प्लस का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का 1/2 और माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 बच गया, है ना, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1/2, सही है। फिर उसके बाद प्लस, फिर आते हैं यहाँ पर माइनस का x²/4 आ रहा है, अब 3 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 8, है ना, 8 में 4 का भाग दे दिया तो माइनस का 2 बचा, तो ये उच्च सीमा है, माइनस का 2 आ गया। फिर यहाँ पे 3 रख दिया, 21/2 हो गया, तो प्लस 21/2 हो गया, फिर माइनस, अब -1 रखते हैं, तो माइनस का 1/4 हो रहा है, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर माइनस का ही 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस का 1/4।
फिर यहाँ पे -1 रख दिया तो माइनस का 7/2 हो गया, तो माइनस का 7/2। ठीक है, ये स्थिति आ गई। फिर -1/2 तो चल ही रहा है। अब x²/2 है, इसमें अच्छा लिमिट इसकी थी -1 से 3, तो -1 से 3 है। अब पहले 3 का यूज़ कर रहे हैं, तो 3 का यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब हो गया, वो स्क्वायर हो गया, ये इसका 3 का स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, अच्छा हाँ एक जगह और गड़बड़ हो गई, क्यूब कर दिया इसका, ये 9/4 आएगा, -9/4, -9/4। ठीक है, तो यहाँ पे -9/4 हो गया ना, -9/4 और 3 यहाँ रख दिया तो 21/2 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर 1 रख दिया तो -1/4 हो गया, यहाँ पे 1 रख दिया माइनस का, -7/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 3 रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 रख दिया, तो यहाँ हो गया 9/2, फिर +3 हो गया, फिर माइनस हो गया, माइनस तो ये प्लस का 1/2 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। अब देखिए, अब बार बार वही काम मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे मान हमने रख दिए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जोड़ घटाना करना है बस। तो इनको अब आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमको प्राप्त होता है वो लास्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो लगभग 4 वर्ग इकाई के आसपास होगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए और कंप्लीट है ये क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन पार्ट करना है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा ना। तो इसको नोट करिए एक बार, और नोट करने के बाद फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो तो हम कर चुके हैं, अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां क्वेश्चन भी नॉर्मल है, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन इसमें अटक रहा हो। क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो कंडीशन हमारे पास चल रही है वो यही है, परवलय वाली है, और परवलय के ऊपर कोई रेखा आ रही है ना। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको, फिर इस हिसाब से आप इसको काम को करिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15 ज़रूर है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ भी है, तो इनको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ना, इनको आपको करना है, और इनमें अगर कोई आपको दिक्कत आ जाती है तो आप मेरे से फिर दोबारा डिस्कस करिएगा। तो फिलहाल अभी आप इसको नोट करिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को आप खुद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हिसाब से, क्योंकि जितना काम आप कर चुके हैं बस उसी का रिपीटिशन यहाँ पर कर रहे हैं। और 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यही कहा था कि अगर कोई भी 2 आकृति आती हैं, ऊपर नीचे कोई आकृति चल रही है, तो ऊपर वाली आकृति में से नीचे वाली आकृति को माइनस कर देंगे और वो उनका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, ये स्थिति आपको कर लेनी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। बहुत बार रिपीट हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, कई बार रिपीट हुआ है, अंक बदल के रिपीट हुआ है, कई बार सेम भी आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और प्रॉब्लम क्या है इसमें कि बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, कि बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कारण 2 चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं कि 2 वृत्तों से उभयनिष्ठ है, लेकिन जब 2 वृत्तों की बात आ रही है तो इसमें जो वृत्त का केंद्र है ना, कई बार तो इसका समीकरण को खोल देता है और सिंपल तरीके से दे देता है, फिर आपको समीकरण तैयार करनी है। एक एग्जाम्पल में भी ऐसा है, तो आप देखिएगा उस चीज़ को। जैसे क्वेश्चन हमको ये दिया कि x² + y² = 4, x² + y² = 4, ये नंबर 1 हो गया और वृत्त का ही समीकरण है। और दूसरा दिया है x - 2 का होल स्क्वायर + y² और बराबर 4, ये दिया है नंबर 2, है ना, 2 दे दिए। अब वृत्त 1, ये वाला वृत्त का समीकरण है, ये भी वृत्त का समीकरण है, तो वृत्त 1 का केंद्र क्या है, वृत्त 1 का केंद्र क्या होगा, 0 0, और त्रिज्या क्या है,
त्रिज्या है 2। वृत्त 1 का केंद्र, वृत्त 1 का, ये थोड़ा सा लिखिएगा इसको, वृत्त 1 का केंद्र 0 0 और त्रिज्या 2 गई यहाँ से, है ना। और यहाँ से वृत्त 2 का केंद्र क्या बनेगा, वृत्त 2 का, ये तो 2 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, तो 2,0 तो हो गया, और त्रिज्या बराबर 2, ये स्थिति आ गई कंप्लीट। यहाँ तक ये काम आपने कर दिया। अब इस काम को करने के बाद जो चित्र बनेगा वो चित्र कैसा होगा, थोड़ी सी कल्पना किया करिए पहले कि अगर हमने ये चित्र बना लिया और ये वृत्त का एक चित्र बना जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या 2 आ रही है, तो त्रिज्या 2 आ रही है ना, यहाँ पर 2 आ रही है। फिर क्या करते हैं, एक वृत्त और बनता है इस तरह से, और जब ये वृत्त बनता है तो इस वृत्त का जो केंद्र है ना, इस वृत्त का केंद्र तो मूल बिंदु 0 0 पे, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो इसकी त्रिज्या पे आएगा, यहाँ पर इस जगह पर 2 पॉइंट पर, ये तो बनेगा। अब यहाँ से देखिए दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं तो हमें इनसे ही तो परिबद्ध क्षेत्र चाहिए, ये वाला, है ना, ये क्षेत्र हमें चाहिए। अब जब हम ये क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, ये वाला क्षेत्र हमने निकाल लिया इस क्षेत्र को, तो आप क्या काम करेंगे, इस क्षेत्र को निकालिए। जब ये क्षेत्र हम निकालते हैं तो अब जैसे पहले भी आ चुका है ये मैटर कि भाई 0 तो यहाँ है, मूल बिंदु है, ठीक है, ये 2 है, ये भी ठीक है, पर जो हम स्ट्रिप लेते हैं वो स्ट्रिप यहाँ आएगी ना बीच में, वो स्ट्रिप यहाँ बीच में आ रही है, तो इस पॉइंट का कोई नाम होना चाहिए, यहाँ पे कोई निर्देशांक होगा इसका। अब क्या निर्देशांक होगा इसके बारे में नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, दोनों वृत्तों के समीकरण को सॉल्व करते हैं। दोनों वृत्तों का समीकरण अगर सॉल्व हो जाएगा, जैसे इनको हल कर देंगे, हल करने के बाद यहाँ पर हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिए, जैसे एक काम करिए ना कि ये दोनों बराबर कर लेते हैं, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 ऐसे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो इनका जो RHS पार्ट है वो बराबर है। जब RHS पार्ट बराबर होता है तो LHS भी बराबर होता है। तो कंडीशन क्या आती है, x² + y² बराबर, यहाँ से आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y² y² से y² कट गया, तो x² बराबर x² - 4x + 4, x² से x² कट गया, है ना, 4x को इधर भेज दिया, 4x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर 1 हो गया। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। अब x बराबर 1 आ गया, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x बराबर 1 ही तो चाहिए हमें x की तो वैल्यू चाहिए। अब x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 0 से 1 पे जाएगी, ये वाली स्ट्रिप, फिर यहाँ पर हम काम करेंगे इस वाली स्ट्रिप के लिए, तो 1 से और 2 पे जाएगी, एक स्ट्रिप यहाँ पर भी होगी। लेकिन एक चीज़ गौर करिए कि हम काम किस पे कर रहे हैं, हम तो ऊपर वाले पद में काम कर रहे हैं। जब ऊपर वाले पद में काम कर रहे हैं, क्षेत्र हमको पूरा चाहिए, तो हम डबल कर देंगे, इसका हो जाएगा, बस यही काम है। तो a बराबर क्या होगा, पहले लिमिट आ रही है 0 से 1, 0 से 1 हो गया, y dx हो गया। वृत्त, कौन सा वृत्त टच हो रहा है, ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं, ये वाला वृत्त आ रहा है, इस क्षेत्र में ये वाला वृत्त आ रहा है, और ये वाला वृत्त कौन सा है, जिसका केंद्र 2 0 है, त्रिज्या 2 है ना, तो ये क्षेत्र आ रहा है, मतलब वृत्त 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो वृत्त 2 है, फिर प्लस कर देंगे, फिर 1 से 2 है, y dx आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा वृत्त 1। इस वाले क्षेत्र में कौन सा वृत्त आ रहा है, जब इस वाले क्षेत्र पे आप काम कर रहे हैं तो देखिए कौन सा वृत्त टच हो रहा है ना, 1 वाला वृत्त टच हो रहा है, पहला वाला वृत्त लिख दिया। फिर दूसरी बात, अब ये भी बोला है मैंने कि हम जो काम कर रहे हैं ये तो केवल अपर जो पोजीशन है उसी के लिए हो रहा है, तो अपर पोजीशन का तो हमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें तो पूरा चाहिए ना, है ना, पूरा कंबाइंड क्षेत्र चाहिए। जब पूरा कंबाइंड क्षेत्र चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। तो ये खैर आ चुका है, आपको खूब अच्छा समझ में आ गया होगा, और जिन भी बच्चों ने ये काम कर लिया है ना, वो एक बार रिवाइज़ कर लेना, इसको देख लेना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप खुद कर सकते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए, फिर लास्ट में देखिएगा उस चीज़ को।
फिर अब देखिए इसमें हम मान रखते हैं, जैसे a आ गया, 2 तो चल ही रहा है। अब ये एक पहले वैल्यू डालिए कि 0 से 1, फिर y dx। अब y dx के लिए काम कर रहे हैं, वृत्त 2, इसका y निकालना है। अब देखिए सीधा इतने काम हम कर चुके हैं कि y का मान हम सीधा निकाल सकते हैं। इसको हटा के इधर भेज दीजिए, तो 4 माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस 2 यहाँ पर आ रहा है। फिर आ जाता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये आ जाता है dx, और ये 1 से 2 तक, ये 0 से 1 तक, ये 1 से 2 तक, तो 0 से 1 तक, 1 से 2 तक कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद इनमें वैल्यू रखिए, और आपको पता है सूत्र एक ही है दोनों के लिए कि a बराबर 2 तो बाहर चल ही रहा है, x/2, फिर x/2 हो गया अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, तो 4/2 हो गया। फिर साइन इनवर्स x/a, तो x/a की जगह पर 2 चलेगा, बस कंप्लीट। ये 0 to 1 हो गया। फिर प्लस करना है, 2 बार चल ही रहा है, इसके अंदर भी वही काम करना है, तो x/2 अंडर रूट a² माइनस x², फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और 1 से 2। ठीक है, हो गया। अब वैल्यू डालना शुरू करिए, तो वैल्यू क्या आएंगी देखिए 2। अब जो वैल्यूज़ है पहले हम देखिए उच्च, ये निम्न सीमा, पहले उच्च सीमा लगा लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उच्च सीमा का प्रयोग किया, अब उच्च सीमा का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आया, x की जगह पे 1 आया। जब x की जगह पे 1 आएगा तो 1 माइनस 2 -1 हो गया, -1/2, तो यहाँ पर आ गया -1/2। अब हम यहाँ पे 1 लगा रहे हैं, इधर यहाँ पे 1 हुआ, 1 माइनस 2 हुआ तो 1 प्राप्त हुआ, माइनस का, -1 का स्क्वायर कर दिया, है ना, -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर माइनस चल ही रहा है, तो 4 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 1 तो 3 हो गया, अंडर रूट चल रहा है, अंडर रूट 3 आएगा। तो इस चीज़ को अब मैंने कंबाइंड करके ऐसे लिख दिया कि ये हो गया माइनस का अंडर रूट 3/2, इसका आंसर। ठीक है, फिर यहाँ जाइए, प्लस का 2 हो गया। अब जब यहाँ पे 1 लगाते हैं तो 1 माइनस 2 हो गया, तो माइनस का 1 हो गया, -1/2 आ जाता है, तो यहाँ आ जाता है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, और ये 1 मिनट अभी तो हमने उच्च सीमा लगाई है, उसके बाद आइए निम्न सीमा पर, एक काम हुआ है अभी। फिर माइनस, अब निम्न सीमा लगाते हैं। देखिए निम्न सीमा में 0 आ रहा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम यहाँ पे 0 करते हैं, इधर सीधे इसी पे आइए, इस पे रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएंगे, 0 कर देंगे, 0 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2 का मतलब 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 माइनस 4 हो गया, 0 हो गया, तो ये वाला पूरा 0 हो गया। फिर प्लस, फिर ये तो 2 हो गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर 0 हो गया, -2 हो गया, तो -1 आ गया, ये -1 हो गया। ठीक है, फिर +2, अब यहाँ पे 2 रखा तो 2/2, ये 0 हो जाएगा, उच्च सीमा। यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। फिर प्लस, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 रख देंगे, तो साइन इनवर्स 1 हो गया। फिर माइनस, अब 1 रखेंगे, देखिए 1 में फिर वही कंडीशन, यहाँ से 1 करेंगे, 3 हो जाएगा, तो रूट 3/2 हो गया। फिर प्लस, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया प्लस में। तो इस तरह से हमने इसके वैल्यूज़ रख दी हैं, और इनको सॉल्व करिए तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या कंडीशंस आती हैं कि a = 2 माइनस रूट 3/2 तो है ही, है ना, ये उच्च सीमा चल रही है अभी, माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये 2 हो गया। साइन 1/2 कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो हम इसको डायरेक्ट π/6 लिख लेते हैं, है ना, माइनस, ये सब काम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ये 0 हो गया, -1 है, बाहर माइनस आ जाएगा, फिर 2 आ गया, साइन इनवर्स 1 π/2 पे आता है, तो π/2 पे रख दिया, ये काम ख़त्म। फिर 2 बाहर चल ही रहा है, फिर ये 0, फिर वही कंडीशन कि भाई यहाँ से 2 और यहाँ से π/2, है ना, 0 तो हटा ही दिया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी।
फिर माइनस यहाँ से आ गया √3/2 +2 और यहाँ से 2 × π/6, 30 डिग्री का मान होता है ना। इनको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया काम। a बराबर ये 2 हो गया माइनस √3/2, ये हो जाएगा माइनस का π/3, फिर माइनस π/3 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 से 2 कट गया तो प्लस का पाई हो गया। ये सीधा ही लिख दिया मैंने, है ना। माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बच गया। फिर +2 आ गया, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पाई बचा हुआ है, यहाँ माइनस है, ये माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस √3/2, ये माइनस इससे कैंसिल हुआ तो माइनस π/3 हो गया। यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद में अब इस 2 को अंदर भेज दीजिए और सबको कंबाइंड करिए, जो भी कंबाइंड हो सकते हैं। जैसा अब ये इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ तो माइनस का √3 बच गया केवल ना, ये इससे जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए अलग से, फिर डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर लेंगे कि पाई माइनस π/3 है। देखिए पाई प्लस का है और माइनस π/3 है, माइनस का π/3, तो इनको जब मिला लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 π/3 आ जाएगा। अब 2 π/3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, इनको कंबाइंड कर दिया मैंने ना, इनको कंबाइंड करा तो 2 π/3 आया, उसका 2 से गुणा कर दिया तो 4 π/3 आ गया, लेकिन प्लस का है तो प्लस ही आएगा, तो +4 π/3। फिर +2 को इधर भेजिए, मतलब पहले इन दोनों को देख लीजिए दोबारा, फिर वही कंडीशन है कि पाई माइनस π/3 आ रहा है ना उधर वाले में, तो आंसर क्या आएगा 2 π/3, उसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 π/3 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 चला गया, माइनस का √3 हो गया। मिला दीजिए इनको, तो ये तो हो गया a = -2 π/3, वो 2 √3 दो बार आ रहा है ना, तो माइनस का 2 √3 हो गया, और इनको मिला देते हैं तो +8 π/3 हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति हमारी हो जाती है। और कुछ अगर लगे आपको कि भाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर आज 90 नंबर पे कंप्लीट हुआ है, और कल फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम 12वीं प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। अवकल समीकरण आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है।